नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। मुसलमानों के हितों के नाम पर आतंकवाद की दुकान चलाने और उसे शह देने का आरोप जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मतलब पीएफआई पर लगता है, उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, देश भर में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का मेगा एक्शन का दिन रहा आज। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एक साथ एनआईए की रेड पड़ी। ईडी और राज्य पुलिस के साथ मिलकर एनआईए ने यह छापेमारी की। एनआईए ने एक दिन में देश भर से 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मेगा ऑपरेशन में एनआईए के 300 अधिकारी शामिल थे। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश भर में पीएफआई पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो आज अंजाम दी गई। पीएफआई के टॉप 3 आका गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें चेयरमैन अब्दुल सलाम, वाइस चेयरमैन अब्दुल रहीमन गिरफ्तार किए गए हैं। इस मेगा एक्शन में पीएफआई का महासचिव अनीस अहमद भी अरेस्ट किया गया है। तो 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए, ईडी जैसी जांच एजेंसियों के छापे के बाद अब यह शक यकीन में बदलने लगा कि पीएफआई का रिश्ता कहीं ना कहीं देश विरोधी हरकतों से तो नहीं। हमारा आज का सवाल दरअसल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से पीएफआई पर अब तक प्रतिबंध नहीं लग पा रहा। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका जवाब फाइनल शो के आखिर में मैं जरूर दिखाऊंगी। तो आज दे दनादन छापों का दिन रहा। छापों में पीएफआई से जुड़े तमाम दस्तावेज बरामद किए गए। टेरर फंडिंग के चक्कर में 100 से ज्यादा लोग जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आज आपके सामने पीएफआई के आतंकी खेल का पूरा एक्सरे हम रखने जा रहे हैं। छापे की वजह डिकोड होगी, मॉड्यूल का खुलासा किया जाएगा, मोडस ऑपरेंडी का राज खोलेंगे हम। आतंक का चेहरा कैसे बेनकाब होगा ये भी दिखाएंगे आपको। पैसों का सच भी सामने आएगा, आकाओं के किरदार खुलेंगे और सरकार के एक्शन का एक एक पन्ना आपके सामने रखेंगे हम। तो चाहे वो फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का मामला हो या राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक हिंसा का या फिर सरतन से जुदा वाले मामले हो, सबने पीएफआई का नाम रखा है सामने। जब पानी सर से ऊपर आने लगा तो फिर जांच एजेंसियों ने छापा मारा और उसमें क्या क्या निकला, इसके लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं करेंगे। 13 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर सबसे बड़ी चोट। आधी रात को एनआईए का एक्शन, 100 से ज्यादा गिरफ्तार, पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वो गेट दिख रहा है जिसको सील किया गया है। एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। बेंगलुरु के पीएफआई ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं। सूरज निकला भी नहीं था, अंधेरा छटा भी नहीं था जब एनआईए की टीमें एक मिशन पर निकली थी। मिशन था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी का। वो पीएफआई जिसका नाम टेरर ट्रेनिंग, टेरर फंडिंग और सांप्रदायिक हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों में सामने आता रहा है। न जाने कितनी बार पीएफआई पर बैन लगाने की मांग होती रही, लेकिन केंद्र सरकार सही वक्त का इंतजार कर रही थी, दस्तावेज सबूत जुटा रही थी। आखिरकार गृहमंत्री अमित शाह का ग्रीन सिग्नल मिला और एक्शन शुरू हो गया। एनआईए ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी में एक साथ छापे मारे।
पीएफआई का गढ़ कहे जाने वाले केरल में 50 ठिकानों पर रेड हुई, जिसमें पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों के दफ्तर और पदाधिकारियों के घर शामिल थे। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में भी छापेमारी की गई। आतंकवाद पर देश की जांच एजेंसियों का सबसे बड़ा प्रहार। देश के करीब 13 राज्यों में पीएफआई के दफ्तर पर ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 100 से ज़्यादा लोगों को अब तक जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियां हिरासत में ले चुके हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ नवी मुंबई के सेक्टर 23 की तस्वीर है, जहाँ पर पीएफआई का ये दफ्तर है और यहाँ पर करीब रात 1:30 बजे से छापेमारी जो है वो की जा रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पीएफआई दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और किस तरह आज सुबह जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची तो दफ्तर को सील कर दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और ये सामने आपको दफ्तर का वो गेट दिख रहा है जिसको सील किया गया है और बताया जा रहा है कि एनआईए, ईडी और साथ साथ स्टेट पुलिस यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तीनों मिलकर के ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसका जीता जागता उदाहरण ये जो ताला जड़ा हुआ है ये आप इस वक्त देख सकते हैं। पीएफआई का ये राष्ट्रीय दफ्तर था यानी नेशनल ऑफिस था। देश भर में चल रही पीएफआई पर एनआईए की रेड के बीच बेंगलुरु के पीएफआई ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये बेंगलुरु के एसके गार्डन के पीएफआई ऑफिस की तस्वीरें हैं जिसे फिलहाल सील कर दिया गया है। और साथ ही सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि अनीस अहमद खान जो कि नेशनल सेक्रेटरी है उसे भी डिटेन किया गया। हालांकि अब तक औपचारिक तौर पर एनआईए के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच प्रोटेस्ट भी यहाँ पर देखे गए थे लगातार। पीएफआई का दफ्तर है, उस पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। देखिए इस वक्त पूर्णिया में जो पीएफआई का दफ्तर है उसी के ठीक आगे खड़ा है। यहाँ पर एनआईए की टीम मौजूद है, साथ में स्थानीय पुलिस भी है। ये पीएफआई का यहाँ पे बहुत पुराना जो है कार्यालय है, यहीं पर छापेमारी हो रही जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और कागजातों को खंगाला जा रहा है। पटना में फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था जहाँ पे पीएफआई में ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई लोगों पर एफआईआर हुआ था, उनका कनेक्शन सीमांचल से था। पूर्णिया सीमांचल में आते थे, अभी भी कई लोग फरार हैं। छापेमारी में केरल से 22 लोग गिरफ्तार किए गए, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 22, तमिलनाडु से 10, असम से 9, यूपी से 8, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली से 3 और राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई की टॉप लीडरशिप को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में पीएफआई का नेशनल चेयरमैन ओमा सलाम, राष्ट्रीय सचिव नजरुद्दीन, नेशनल काउंसिल मेंबर प्रोफेसर बी कोया और दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद शामिल हैं। कई जगह पर एनआईए को विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा। लोग एनआईए की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा की पूरी तैयारी के साथ पहुंची टीमों पर इसका असर नहीं हुआ। लंबे वक्त से पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर है। सरकार ने पीएफआई पर कार्रवाई का मन बना लिया था और फिर शुरू हुई ऑपरेशन पीएफआई की तैयारी। आपको बताते हैं कि एनआईए की इन छापों की इनसाइड स्टोरी क्या है। पीएफआई पर रेड वाली सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अगस्त को ही लिख दी थी। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के नेटवर्क का मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को पीएफआई के नेटवर्क और टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे। 29 अगस्त को ही गृह मंत्री अमित शाह के सामने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के शुरुआती डोजियर को भी रखा गया था। शाह के इस एक्शन के पीछे उनकी मंशा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई के काडर, फंडिंग और नेटवर्क को तोड़ना है। बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल, रॉ और आईबी और एनआईए के प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। पीएफआई के खिलाफ एक्शन की योजना बनाई गई, लेकिन तय किया गया कि पहले अपना होमवर्क पूरा किया जाए। बैठक के बाद ईडी को पीएफआई की फंडिंग, विदेश से मदद और अवैध लेनदेन से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। एक्शन के लिए राज्यों की पुलिस को भी योजना में शामिल किया गया। अमित शाह लगातार रेड की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनएसए, अजीत डोभाल और अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ किया कि आतंक के खिलाफ उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है।
पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में है। देश में कहीं भी आग लगती है तो उसके पीछे पीएफआई का नाम जरूर आता है। अब पीएफआई पर हुए इस एक्शन से सामाजिक संस्था की आड़ में टेरर फैलाने का जो षड्यंत्र चल रहा है उस पर बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। पीएफआई के दफ्तरों पर ताला डाल दिया गया है। अब इसके नेटवर्क के खत्म होने का वक्त आ गया है। तो देश भर में एक साथ पीएफआई पर यह सबसे बड़ा एक्शन और इसी मामले से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। पीएफआई छापेमारी के बहाने आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उस पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। एपीपी न्यूज से बातचीत में आरजेडी को ही सिमी बता दिया। आरजेडी ही सिमी है, सिमी का नया रूप पीएफआई है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने कहा पीएफआई को बिहार सरकार का समर्थन है। तो आज एनआईए ने बिहार में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। अब आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। लोग कहते हैं कि सिमी पर जब बैन हुआ तो सिमी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिमी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहाँ फलता फूलता है। और 13 राज्यों में फुलवारी शरीफ में जो कागजात मिले 13 जिलों से। देखिए, पीएफआई के ठिकानों पर जांच एजेंसियों के छापे आज पड़े तो एक से बढ़कर एक खुलासे होते चले गए। एबीपी न्यूज को अब यह जानकारी मिल रही है कि पीएफआई के ठिकानों पर रेड में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली आज की रेड में। भारी कैश, डॉक्यूमेंट्स, तेजधार हथियार, ये सब बरामद किया है जांच एजेंसी ने। यहां तक कि आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई पर एनआईए ने यह शिकंजा कसा है। पीएफआई के ठिकानों पर रेड में एनआईए को बड़ी कामयाबी। भारी कैश, कागजात, तेजधार हथियार जो जांच एजेंसी ने बरामद किए हैं, आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। 5 महीने की जांच और खुफिया जानकारी के बाद एनआईए की आज की ये रेड जो अंजाम दी गई। तो पीएफआई ने केरल में बने देसी कटार तलवारों की सप्लाई बाकायदा राजस्थान तक की थी। ये काम कैसे होता था? आखिर कैसे पीएफआई अपना नेटवर्क चलाता था? उसका मॉड्यूल था क्या? नौजवानों की भर्ती वो कैसे करता था? कराटे क्लास के नाम पर कैसे दी जाती थी टेरर की ट्रेनिंग? आज इसी पर बड़ा खुलासा, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब देश गहरी नींद में सो रहा था तब एनआईए ऑपरेशन पीएफआई को अंजाम दे रही थी। मकसद देश के उस गद्दार गैंग की गर्दन दबोचना जो हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान से ही नमक हरामी का नापाक मंसूबा पाले बैठे थे। देश भर से गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए ये उन संदिग्धों के चेहरे हैं जिन पर आरोप है कि ये नौजवानों को मौत की मशीन बना रहे थे, गरीब नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे थे और 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे से काम कर रहे थे। 23 राज्यों में पैर फैला चुकी पीएफआई पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं वो बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं। आज इस खतरे की हर परत हम बारी बारी खोलेंगे, बताएंगे कि कैसे पीएफआई के तमाम नेता धर्म का चोला ओढ़ करके देश में आतंक की एक नई ब्रिगेड तैयार कर रहे थे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे केरल से हथियारों का जखीरा देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा था। एनआईए की नजर पीएफआई पर कई दिनों से गड़ी थी, लेकिन आज की रेड की बुनियाद पड़ी इसी साल जुलाई में, जब एनआईए को 2 बड़ी कामयाबी मिली। पहली पटना के फुलवारी शरीफ में हुई छापेमारी में, जब पीएफआई दफ्तर से हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का 7 पन्नों का दस्तावेज मिला।
जो पीएफआई का दफ्तर है उस पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। देख ही सकते हैं पूर्णिया में जो पीएफआई का दफ्तर है उसी के ठीक आगे खड़ा है। यहाँ पर एनआईए की टीम मौजूद है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। पटना में फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जहाँ पे पीएफआई में ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ सीमांचल में आते उसमें अभी भी कई लोग फरार हैं। इस मामले में ही जो एनआईए की टीम है यहाँ पे छापेमारी कर। दूसरी कामयाबी 4 जुलाई को मिली, जब अब्दुल खादर नाम का संदिग्ध एनआईए के हत्थे चढ़ा। अब्दुल खादर ने ही पीएफआई के आतंकी ब्रिगेड का ब्लूप्रिंट एनआईए को दिया। अब्दुल खादर पीएफआई का एक छोटा प्यादा है, लेकिन जब एनआईए ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो राज उगले उससे एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब एनआईए की जांच रिपोर्ट के इस पन्ने में लिखे कुछ शब्दों को ध्यान से देखिए। लिखा है नान चौक, आगे लिखा है चाकू, फिर लिखा है दराती। इन जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब कुछ पीएफआई की पाठशाला में सिखाया जाता था और ये सारा काम कराटे ट्रेनिंग के नाम पर चोरी छिपे होता था। लेकिन अब एनआईए की जांच में इस आतंकी मॉड्यूल का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के निजामाबाद में अब्दुल खादर अपनी छत पर ट्रेनिंग सेंटर चलाता था। छोटे छोटे बैच में नौजवानों को बांट दिया जाता था। हर बैच को हथियार चलाने के लिए 5-5 दिन की आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग के बदले अब्दुल खादर को पीएफआई से मोटी रकम मिलती थी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि सारे नौजवान धर्म विशेष के ही हों। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें ढूंढा जाता था। धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था, फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था। कराटे ट्रेनिंग के नाम पर करीबन 300 युवाओं को बरगलाने की जानकारी अब तक एनआईए के सामने आ चुकी है। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक कराटे ट्रेनिंग के नाम पर एक धर्म विशेष के खिलाफ इन नौजवानों में नफरत का बीज बोया जा रहा था। इस कराटे ट्रेनिंग के दौरान धार्मिक उन्माद वाले भाषण दिए जाते थे। अब्दुल खादर की निशानदेही पर पीएफआई के 4 अन्य लीडर्स की फिलहाल अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सेंटर से निकलने के बाद वो नौजवान अपने अपने इलाकों में फैल जाते थे, भीड़ का हिस्सा बन जाते थे और पीएफआई ये काम सालों से करता आ रहा था। लेकिन पीएफआई की कमर तोड़ने का काम आज से शुरू हो गया है। वरुण जैन की रिपोर्ट। दरअसल पीएफआई के ठिकानों में आज हुई रेड, एनआईए और ईडी की जॉइंट रेड थी। अब एक और बड़ी खबर जानिए आप। दरअसल इस वक्त बड़ी खबर यह है कि केरल में 39 पीएफआई ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए, वहां 16 पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके अलावा एक और दक्षिण भारतीय राज्य है कर्नाटक, वहां 12 ठिकानों पर रेड पड़े हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, राजस्थान, दिल्ली में भी शिकंजा का साज। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो अलग अलग केसेस जिनको आधार बनाकर 45 पीएफआई कार्यकर्ता जो एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं। दरअसल जांच एजेंसियों को भी इस बात का अंदाजा है कि यहां बैठे पीएफआई के जो लीडर हैं वो तो महज मोहरा हैं। इनकी डोर जो है वो दरअसल किसी और के हाथ में है, और वो हाथ जो विदेशों से फंडिंग कर इनका इस्तेमाल आग लगाने के लिए कर रहे हैं। आखिर कौन है विदेश में बैठे वो आका? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नाम पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मुखौटा मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़। काम नफरत का कारोबार। हत्या, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसे कई आरोप पीएफआई पर हैं। केरल हाईकोर्ट पीएफआई को चरमपंथी संगठन कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद पीएफआई अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। दक्षिण भारत से शुरू हुआ पीएफआई अब देश के 23 राज्यों में अपनी पकड़ बना चुका है। ये संयोग था या नफरत वाला प्रयोग की आतंकी संगठन सिमी पर साल 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया और साल 2007 में प्रतिबंध के कुछ महीने बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया। इसने पहले दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत की और अब उसका नेटवर्क उत्तर भारत के कई राज्यों में है। पीएफआई वैसे ही काम कर रहा है जैसे सिमी करता था, लेकिन इसके अपने अलग अलग विंग तैयार किए हैं।
सामाजिक संगठन से आगे जाकर ये राजनीतिक रूप से भी ताकत हासिल करने की कोशिश में है और इसलिए उसने बनाई अपनी राजनीतिक विंग SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। PFI का नेटवर्क देश भर में फैलाने के पीछे उसके चीफ ओसा सलाम का दिमाग है। 2020 तक ये केरल के बिजली विभाग में असिस्टेंट था, लेकिन उसे गंभीर संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि सलाम कई बार बिना इजाजत विदेश यात्रा कर चुका है। दरअसल विदेश से PFI का लिंक ही इसके पूरे टेरर मॉड्यूल को जोड़ता है। विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कैडर तैयार करने में होता है जिन्हें नफरत की आग में झोंका जा सके। PFI का मंसूबा भी फुलवारी शरीफ से मिले उसके इंटरनल डॉक्यूमेंट से साफ हो गया, भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना। अब जब देश भर में PFI के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन हुआ है तो ये संगठन खुद को पीड़ित बताने में लगा है। PFI देश भर में NIA और ED के छापों और उसके कार्यकर्ताओं, नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करता है। NIA के बेबुनियाद आरोपों का मकसद आतंक का माहौल तैयार करना है। PFI कभी भी केंद्र सरकार की कठपुतली बनी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के आगे झुकेगा नहीं। हम अपने प्यारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संविधान की आत्मा को बनाए रखने के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। सवाल ये, जब कुछ गलत नहीं है तो छापों से घबराहट क्यों? PFI पर छापों का कई दल स्वागत कर रहे हैं तो कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन है, ये संगठन आतंकवादियों से संबंधित है। संगठन चलाने में हमारा विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। कि कानून अपना काम करे, पर सवाल मुख्य रूप से ये उठता है कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने PFI को अब तक बैन क्यों नहीं किया है? और उसका उत्तर भी देश को पता है कि मोदी सरकार PFI को एक राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग करना चाहता है। ये बिल्कुल चीज गलत है देश के अंदर कि अगर कोई मुस्लिम संगठन है तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। क्या ये देश ये तय कर चुका है कि मुसलमानों की हैसियत नहीं देश के अंदर है? क्या ये तय हो गया कि मुसलमान 2 नंबर का शहरी बन गया है? क्या नया संविधान लिखा जा रहा है देश के अंदर? PFI भले ही खुद को पाक साफ बताए, लेकिन देश में आग लगाने में जिस तरह उसका नाम बार बार सामने आता है, अब उसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानिए आप, जो दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से आ रही है। जानकारी ये सामने आ रही है कि गुरुग्राम का इस वक्त बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल बारिश की मार और उसके बाद जल जमाव, जिसकी वजह से ट्रैफिक इस वक्त गुरुग्राम में रेंगता हुआ नजर आ रहा है। देश के हाईटेक शहरों में एक गुरुग्राम, कई जगह लगा हुआ है इस वक्त कई किलोमीटर लंबा जबरदस्त जाम। कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें नजर नहीं आ रही। आप कह सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो चुकी है। जहां तक नजर जा रही है दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लबालब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पानी के जमाव की वजह से जरा देखिए ट्रैफिक का क्या हाल है। ये शाम का वक्त होता है जब जाहिर सी बात है दफ्तर का वक्त खत्म होता है, लोग दफ्तरों से अपने घर के लिए निकलते हैं, रश आवर माना जाता है। शाम में इस वक्त यूं भी पीक ट्रैफिक होता है और ऐसे में अगर सड़क दिखे ही ना, सड़क पर लबालब पानी भर जाए तो मुश्किल बढ़ती है। और उसी मुश्किल में इस वक्त घिरा हुआ गुरुग्राम नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में सड़क कहीं दिख नहीं रही, नदी में तब्दील सड़क हो चुकी है और उसी में रेंगती हुई या कहें आप तैरती हुई सी ये गाड़ियां नजर आ रही हैं। और लंबा लंबा जाम जो गुरुग्राम में लगा हुआ है, कई किलोमीटर लंबा जाम है। कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई, बंद पड़ गई, उसकी वजह से भी ट्रैफिक की समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो महज एक बारिश और एक बारिश में ये देखिए जरा शहर का क्या हाल हो जाता है, और वो भी हाईटेक शहर। ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ इस वक्त, ये गुरुग्राम का होंडा चौक,
बेहद व्यस्ततम चौराहों में से एक है। यहाँ पर कई दफ्तर, कई फैक्ट्रियां और ऐसे में आवाजाही बहुत ज्यादा होती है इस इलाकों में। और यहाँ देखिए इस वक्त ट्रैफिक की रफ्तार बिल्कुल मंद पड़ चुकी है। ट्रैफिक का बुरा हाल, सुस्त बिल्कुल पड़ चुका है इस वक्त ट्रैफिक। गुरुग्राम के होंडा चौक की ये तस्वीरें आपके सामने। हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए आप, कैसे एक बरसात में शहर डूब गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी राजेश यादव कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। होंडा चौक की ये तस्वीरें हैं और जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, गुरुग्राम का व्यस्ततम इलाकों में से एक है ये होंडा चौक वाला इलाका। और वहां देखिए जरा किस तरीके से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। घुटनों घुटनों तक पानी है। आप देख रहे हैं पीछे जो लोग पैदल यहां पर सड़क पर चलने को मजबूर हैं, घुटनों घुटनों तक पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां देखिए पूरे टायर डूबे हुए हैं और रफ्तार एकदम धीमी पड़ चुकी है इस वक्त ट्रैफिक की। बहुत परेशानी में इस वक्त गुरुग्राम के इस इलाके में सफर करने वाले लोग। आपको गुरुग्राम का हाल दिखाया था जहां बारिश की वजह से बुरा हाल है, लंबा जाम लगा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर यह कि राजधानी दिल्ली में भी बारिश ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल जाता हुआ मॉनसून जो है जमकर बरस रहा है राजधानी दिल्ली में और इसी वजह से कई इलाकों में भारी जाम लगा हुआ है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, दिल्ली में 24 घंटे में मतलब एक दिन में बारिश का पिछले कई साल पुराना रिकॉर्ड आज टूट गया है। पिछले 24 घंटे में इतनी बरसात हुई है दिल्ली में कि इसने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय की रिपोर्ट। लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश की तरह जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं जो बारिश की समस्या है वो ट्रैफिक जाम जो बहुत ज्यादा दिल्ली में लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें मोती बाग से दिखा रही हूँ। आप बिल्कुल तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, ये रिंग रोड है। ये रिंग रोड यहाँ एम्स से गाड़ियाँ, एम्स के डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये धौला कुआं की तरफ आगे बढ़ रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि गाड़ियों की लंबी कतार और गाड़ियाँ रेंग रही है। रफ्तार जो गाड़ियों की है काफ़ी ज़्यादा सुस्त, काफ़ी ज़्यादा स्लो। मैं आपको एक बार दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी। आप इस तरफ की तस्वीरें एक बार देखिए तो आपको समझ आएगा कि गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा स्लो, कितनी सुस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। गाड़ियाँ सड़कों पर रेंग रही है और ये कई घंटों का जो जाम है, कई घंटों के जाम के बाद अभी बारिश कम हुई है, उसके बाद के ये जो हालात हैं। एक बार आप देखिए अभी जो गाड़ियाँ हैं और ज़्यादा स्लो हो गई है, गाड़ियाँ कह सकते हैं कि रुक गई है। लगातार ये जो ट्रैफिक जाम है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखा जा सकता है। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम है, वहीं कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी है। ये शाम का वक्त है, तकरीबन 8 बजे, और हालात कुछ यूँ है कि गाड़ियों के पास जाने के लिए यानी कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो कई जगह फंसे हुए हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह कल बिहार के सीमांचल जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो हैं वो दरअसल बिहार माहौल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। आरजेडी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सीमांचल को बिहार से अलग कर केंद्र शासित राज्य बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि माहौल तो महागठबंधन ने बिगाड़ा हुआ है। इस सब के बीच सीमांचल पर आखिरकार कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है, इसे समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से पहले ही बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है। हंगामा इस बात पर बरपा है कि अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं और वो भी सीमांचल में, जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पहले ही अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को आगाह कर चुके हैं। अररिया के इलाका में शाह पे घूम रहे हैं, जरूर के मन में काला बनाया चाहता है लोग आपस में लगा के। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग हैं।
नीतीश कुमार ने जब से बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ा है, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा है, और वो भी राजधानी पटना या किसी दूसरे इलाके में नहीं, बल्कि सीधे सीमांचल में। तो अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या सीमांचल वाले हिस्से को बिहार से अलग किया जा सकता है? क्या सीमांचल को केंद्र शासित राज्य बनाया जा सकता है? क्या सीमांचल अब बिहार को साधने के लिए बीजेपी की नई प्रयोगशाला बनने वाला है? इन अटकलों को हवा तब मिली जब बिहार सरकार और सरकार में शामिल आरजेडी के नेता इस बात को सरेआम उठाने लगे। बीजेपी जो चाह रही है बिहार के ताना बाना को खराब करने के लिए, आपसी भाईचारा और जो मोहब्बत सभी धर्मों के बीच में है, इसे खराब करने का प्रयास अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा। जो भी सीमांचल की सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारगी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जनता उसे, सीमांचल की जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है। इस सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। पूरे सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 46% है। इनमें किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हरेंद्र प्रताप का मानना है कि मुस्लिम आबादी जबरन बढ़ाई गई है। वहां पर हिंदू 61 से 71 के बीच में 13.25 बढ़े तो मुसलमान बढ़े 64.57, और परिणाम क्या हुआ कि जो हिंदू बहुल था, ये किशनगंज और टेढ़ागाछी, ये दोनों अब मुस्लिम बहुल हो गया और उसके 7 प्रखंड अब मुस्लिम बहुल हो गए। बिहार में सरकार चला रहे गठबंधन को लगता है कि इस वक्त सीमांचल में अमित शाह का आना वोटों के ध्रुवीकरण का एक बहाना है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या सीमांचल हिंदुस्तान से बाहर है क्या? पूर्णिया भारत का अंग नहीं है, बिहार का अंग नहीं है, और गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमें पूर्णिया हमसे अलग नहीं है, नहीं ये पाकिस्तान है न बांग्लादेश है। मैंने सुना है कि परेशान हैं लालू जी, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। क्यों आ रहे हैं गृह मंत्री जी? तो क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीजा देना पड़ेगा क्या? दरअसल सीमांचल राजनीतिक विवादों से भी भरा रहा है और सांप्रदायिक सवालों से भी। यहाँ पीएफआई के कनेक्शन की बात आई, यहाँ स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी की बात आई। इसको ओवैसी ने अपना सियासी प्रयोगशाला बनाया और कामयाब रहे, और ये इलाका सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील है। उल जुलूल बात करेंगे, अमित शाह जी आएंगे, क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। 2024 का चुनाव सिर पर है और बीजेपी के लिए अब 2019 नहीं बल्कि 2014 की जीत को दोहराने की चुनौती है, क्योंकि 2019 में जेडीयू से गठबंधन था, जबकि 2014 में जेडीयू पार्टी अलग थी। इस बार बीजेपी अकेले है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जाने वाले पुराने नेताओं को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि अमित शाह की सभा में भूले भटके कई पुराने नेता फिर से बीजेपी में आ जाएं। और अब बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल ये था, क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अब तक प्रतिबंध नहीं लग पा रहा? और आपका जवाब आंकड़ों में सामने है। 81% लोग इस बात से सहमत हैं, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ, राजनीतिक संरक्षण की वजह से पीएफआई पर अब तक बैन नहीं लग पाया। हालांकि 19% लोगों ने ना में जवाब दिया है। अब इंडिया चाहता है में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।